Good morning to all my online dear students. In the last class, we have discussed about application of electrochemical series, जिनमें मैंने आपको 5 एप्लीकेशन बताए थे और वो पांचों इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, क्योंकि सबके ऊपर क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बनता है। तो उन पांचों एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़िए। जस्ट मैं बोल के बता दूं आपको, पहला एप्लीकेशन था हमें कंपेयर करना ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को। तो हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एसआरपी के। जितना ज्यादा एसआरपी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा। अच्छा, लिख भी देते हैं चलो उसे, है ना, ताकि हमें ध्यान में रहे। सबसे पहला हमारा पॉइंट था बेटा कि जो आपका पहला एप्लीकेशन की बात करो तो आज मैं काफी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था। इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है किसी एलिमेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा बेटा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। एसआरपी आपको जनरली बुक्स में ई नॉट ऑब्लिक एम प्लस एन ऑब्लिक एम के फॉर्म में देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से सी यू प्लस टू से सी यू, जेड एन प्लस टू से जेड एन, इस तरीके से। तो आप जिसका ई नॉट देखना जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा। और अगर आपसे रिड्यूसिंग पावर की बात कर लेगा तो रिड्यूसिंग पावर इसके जस्ट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाएगा, 1/SRP हो जाएगा। तो जिसका जितना ज्यादा बेटा एसआरपी की वैल्यू होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा, और रिड्यूसिंग पावर के केस में इनवर्स का रिलेशन हो जाता है, ध्यान रखना। तो आप, मैं तो हमेशा क्वेश्चन एसआरपी हमेशा जनरली गिवन होता है, आप ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर निकाल लिया करो और बाद में उसको उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। तो डेट वाज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करूं तो सेकेंड एप्लीकेशन हमने देखा था कि एनोड और कैथोड को कैसे डिसाइड करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड को डिसाइड करने का तरीका क्या था बेटा, एनोड आप उसको बनाओगे जो हायर अप इन द सीरीज होगा, और कैथोड किसको बनाओगे जो उस एलिमेंट से नीचे दिखाई देगा। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में होता है। तो एनोड आप उसको बनाओ जिसका लो वैल्यू ऑफ एसआरपी हो, लो वैल्यू ऑफ एसआरपी, जिसके एसआरपी की वैल्यू छोटी हो। और कैथोड आप जनरली उसे बनाओ जिसका हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी हो, हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी। आपको 2-4 एलिमेंट दे देगा और बोलेगा किसको एनोड बनाएंगे और किसको कैथोड बनाएंगे, या किसको नेगेटिव टर्मिनल बनाएंगे किसको पॉजिटिव। एनोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। तो वो कैसे डिसाइड करोगे, तो एसआरपी की वैल्यूज गिवन होगी, तो जो कम वाली छोटी वैल्यू होगी उसको एनोड बनाना और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको कैथोड। तभी आपका ई नोट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये भी हमने देख लिया था। थर्ड एप्लीकेशन की बात करो, थर्ड हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर मौजूद होते हैं वो नीचे वाले मेटल को इंक्रीजिंग ऑर्डर एसआरपी में अरेंज कर दो, तो जो एलिमेंट ऊपर मौजूद है वो नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करने का मतलब ही क्या है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, नहीं गलत बोल दिया, रिड्यूस कर दे रहा है। जैसे आपका जिंक है, जिंक को CuSO4 में डालोगे तो क्या कर देगा, CuSO4 से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर +2 से किस में चला जाएगा, जीरो में। मतलब ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो थर्ड एप्लीकेशन का बेसिक मीनिंग यही है कि हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी, हाई वैल्यू ऑफ, नहीं हाई बोल रहा हूं, लो वैल्यू, ऊपर वालों की वैल्यू क्या होती है, लो वैल्यू ना, लो वैल्यू ऑफ एसआरपी ऑफ एन एलिमेंट, of an element can reduce element having high value of SRP, high value of SRP। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर देता है। लो वैल्यू ऑफ एसआरपी ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो है, या एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ एसआरपी, है ना, ऐसे लिख देते हैं, एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ एसआरपी, ऐसे कर लो इसे, एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ एसआरपी कैन रिड्यूस एलिमेंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी। ऊपर वाला एलिमेंट, ऊपर वालों की एसआरपी कम होता है, नीचे का ज्यादा होता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को हमेशा रिड्यूस कर देता है, मतलब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसे क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। तो ये हमारे पास थर्ड था। और फोर्थ एप्लीकेशन की बात करो बेटा, तो रिएक्टिविटी के बारे में बात था। तो हमने देखा था रिएक्टिविटी जो होता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होता है, ये हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी के।
नीचे की तरफ जाने पे क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एसआरपी बढ़ता जाता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होता है। लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की बात करो अगर, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसआरपी की होती है। तो ये सब डिटेल में हमने डिस्कस किया है, बस मैं समराइज कर रहा हूँ कि चीजें आपके दिमाग में बनी रहें। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ऐसे देखोगे, एनोड के लिए लो वैल्यू देख लेना, कैथोड डिसाइड करना है तो हाई वैल्यू का ले लो, तभी आपका ई नॉट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब आप ऐसे डिसाइड करोगे ना तो आपका ई नॉट सेल मोर देन जीरो आएगा। और एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ एसआरपी कैन रिड्यूस एलिमेंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी। सीरीज के अंदर ऊपर जितने एलिमेंट बैठे हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्टिविटी के बारे में, नीचे की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जाती है। और लास्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो लास्ट ये था, जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, हाइड्रोजन से ऊपर वाले, वो सब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर सकते हैं। तो लास्ट एप्लीकेशन ये है कि जो भी मेटल है, अगर ये मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, अब डाइल्यूट एसिड कोई सा भी हो सकता है आपका, HCl, H2SO4, कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कराने पे H2 गैस को रिलीज करेगा, ये H2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। कंडीशन ये है कि ये जो M होना चाहिए, ये जो बेटा मेटल होना चाहिए, इसका, है ना, निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी होना चाहिए। बेसिक मीनिंग तो ये है, इसका M क्या होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का कितना था, जीरो था, और हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल थे उन सब का एसआरपी कैसा था बेटा, निगेटिव था। तो जिस मेटल का निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी होगा, वो आसानी से डाइल्यूट एसिड से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देगा। तो ये हमारे 5 एप्लीकेशंस थे, है ना, जिनके बारे में हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। 6-7 मिनट लग गए हमें, लेकिन ये पॉइंट हमने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था कल की क्लास में, मैंने फुल डिटेल में दिया था। तो बस ये मेन आपको फाइनली यही ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये समझ पाए लास्ट पॉइंट, ऐसा है ना, डाइल्यूट एसिड से वही मेटल हाइड्रोजन गैस निकालेगा जो हाइड्रोजन के ऊपर होगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन होते हैं, जिनका एसआरपी खुद कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेसिक मीनिंग है, हाइड्रोजन निकालने का मतलब ही क्या होता है, किसी एसिड से हाइड्रोजन निकालना मतलब बेटा उसको रिड्यूस करना, क्या करना, उसको रिड्यूस करना। क्योंकि एसिड HCl है, HCl में H कितने में रहेगा, +1, और H2 में जाते ही क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली ये इसी का पॉइंट है एक तरीके से, ये यही पॉइंट है, एलिमेंट हैविंग लो वैल्यू ऑफ एसआरपी कैन रिड्यूस एलिमेंट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ एसआरपी। तो बेसिकली इसी से लिंक करता हुआ ये पॉइंट बना है अपने पास। तो ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन था, ठीक है, जिनको हमने डिटेल में काफी कल देखा था। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग 2-3 चीजें गैल्वेनिक सेल में बस बची है। आज हम लोग कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन सेल कैसे होता है, तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल जो है ना, वो 2 टाइप का है। गैल्वेनिक सेल हमारे पास 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास नॉर्मल सेल, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, वो सेल हमारा नॉर्मल सेल था। और दूसरे टाइप का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के टाइप। तो हम लोग नेक्स्ट आज देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल बेसिकली 2 तरीके का है ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो ये 2 तरीके का है, जिसमें पहला होता है हमारे पास नॉर्मल सेल, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल कौन से सेल होते हैं, नॉर्मल सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने सेल बनाया था जिंक और कॉपर का, जिंक को हमने एनोड बनाया था, कॉपर को कैथोड। तो जिंक और कॉपर को एनोड कैथोड बनाया, तो दोनों का मटेरियल अलग है और दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो वाले सेल होते हैं नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल में हम लोग ये लिखेंगे, सेल इन विच flow of electron, cell in which flow of electron oblique current, चाहे इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें या करंट की बात करें, cell in which flow of electron oblique current occurs due to difference in electrode potential of anode and cathode
हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स, हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल सेल वो सेल होता है जिनके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट होता है, किसकी वजह से? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल आपका अलग रहेगा, कैथोड हाफ सेल में अलग इलेक्ट्रोड डालोगे, तो उनके पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से फ्लो ऑफ करंट होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सेल। तो इस सेल में एनोड अलग मटेरियल का बना होगा और कैथोड आपका अलग मटेरियल, तभी तो दोनों में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। तो हम लोग ये भी एक लाइन लिखेंगे, इन दिस सेल, in this cell anode and cathode half cell are of different substance। एनोड हाफ सेल आपका अलग सब्सटेंस का होगा और कैथोड हाफ सेल आपका डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट एलिमेंट, जो भी बोलना हो, अलग अलग होंगे। जैसे इसके अंदर हम लोगों का जो अभी तक हम लोग पढ़े तो सब नॉर्मल सेल पढ़ा है हमने। नॉर्मल सेल जैसे एग्जांपल के लिए हमने जो सेल बनाया था Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn SO4 एक्वस, ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन CuSO4 एक्वस ऑब्लिक Cu सॉलिड। तो ये जो हमारे पास सेल था बेटा, इसका ये देखो, ये वाला पार्ट कौन सा होता है? एनोड हाफ सेल। ये वाला पार्ट कौन सा है? एनोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल में अगर आप इलेक्ट्रोड देखो तो कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक है आपका। और इस साइड में आप देखो तो ये वाला हाफ सेल आपका कौन सा है? कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। और इस समय आपका इलेक्ट्रोड कौन है यहाँ पे? कॉपर। हमें पता है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग है। तो इस पूरे सेल का जो ई सेल आएगा, ई नॉट सेल जो आएगा, ये आपका ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ई नॉट सेल हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जीरो के इक्वल नहीं आएगा। पॉजिटिव निगेटिव तो डिपेंड करेगा, आप अगर पोलरिटी चेंज कर दोगे तो निगेटिव भी हो सकता है, तो सेल काम ही नहीं करेगा, वो अलग बात है। इस सेल का ई नॉट सेल जो आता है हमारे पास कितना आता है? प्लस का 1.1 वोल्ट। ये याद नहीं रखना, ये तो हम लोग निकाले थे ना, प्लस का 1.1 वोल्ट। हमें जो ध्यान रखना है, ये रखना है कि किसी भी नॉर्मल सेल के लिए, फॉर नॉर्मल सेल, चूंकि नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल में एनोड अलग पार्ट है, कैथोड अलग पार्ट का है, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जब आप जोड़ोगे तो आपको ई नॉट सेल कभी भी जीरो के इक्वल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। तो हमें ध्यान रखना है, फॉर नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल के लिए ई नॉट सेल जो होता है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आपका ई नॉट सेल कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा अगर वो सेल आपका नॉर्मल सेल है तो, है ना। अब ये इट में भी पॉसिबल कि आप पोलरिटी गलत असाइन कर दिए, मतलब जिसको कैथोड बनाना है उसको गलती से एनोड बना दिए, एनोड को कैथोड बना दिए, वीडियो लगा दे, एनोड को कैथोड बना दिए, कैथोड को अगर एनोड बना दिए, तो हो सकता है कि आपका ई नॉट सेल निगेटिव आ सकता है। अगर आपने सेल को सही असाइन किया है तो ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक चीज फिक्स है कि कभी भी ई नॉट सेल जीरो के बराबर नहीं आएगा अगर ये आपका नॉर्मल सेल है तो। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेल जो हम लोगों ने काफी डिटेल में अभी तक जो भी पढ़ा है हमने सब नॉर्मल सेल के बारे में ही पढ़ा है हमने, इस तरीके के क्वेश्चंस। चलो अब सेकंड जो सेल होता है बेटा वो है हमारे पास कंसंट्रेशन सेल। तो सेकंड सेल है अपने पास, सेकंड सेल का नाम है, जो हमारे लिए आज का टॉपिक है, समझिए नया टॉपिक, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। तो ये नाम से ही पता चल रहा है इस सेल का नाम क्या है? कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें बेटा एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल के बने होते हैं। इसमें क्या होता है? एनोड और कैथोड दोनों सेम मटेरियल से बना होगा। इसमें जैसे दो डिफरेंट मटेरियल थे, इनमें क्या होता है कंसंट्रेशन सेल में? इधर भी यही पार्ट लिखा होता है, इस साइड भी यही पार्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको। मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है। तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम आएगा, मतलब EOP और ERP दोनों सेम आएगा। तो ई नॉट सेल क्या आएगा इसके लिए? जीरो। तो कंसंट्रेशन सेल की खासियत ये होती है कि इनका ई नॉट सेल हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। कंसंट्रेशन सेल का हमेशा क्या आएगा? ई नॉट जीरो। अब आप सोचेंगे सर जीरो आए तो काम कैसे करेगा? तो बेटा सेल काम करता है ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अलग रहेगा, जैसे यहां कंसंट्रेशन C1 मोलर होगा तो इस साइड का कंसंट्रेशन आपका C2 मोलर होगा। तो पहले हम लोग डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। इसमें हम लोग यही लिखेंगे, सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट। इसमें हम लोगों ने किसकी वजह से किया था बेटा?
इसमें हम लोगों का किसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। इसमें जो होता है कंसंट्रेशन की वजह से होता है। सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से होता था। फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट ऑब्लिक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड में या तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो दोनों के, या तो आपके इलेक्ट्रोलाइट में। सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन का डिफरेंस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग प्रेशर डिफाइन करेंगे, अभी समझा रहा हूं उसे भी। तो बस इसमें ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से आपका ये सेल काम करेगा। ठीक है, और इस सेल में जो आपका होता है, इस सेल की खास बात ये होगी, जिस सब्सटेंस का आपको एनोड हाफ सेल बनाना होगा उसी सब्सटेंस का आपको कैथोड हाफ सेल भी बनाना होगा। दोनों सेम टाइप के ही रहते हैं। तो इसमें भी हम लोग ये लिखेंगे, इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड हाफ सेल are of same type सेम टाइप के होते हैं, एज वेल एज ऑफ सेम मटेरियल या सेम सब्सटेंस, तो इसमें आपका एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों सेम टाइप का होगा। अभी नॉर्मल सेल में हम लोग क्या करते थे, मेटल आयन को गैस आयन के साथ भी जोड़ के बना लेते थे, है ना। लेकिन कंसंट्रेशन सेल में आपको अगर गैस आयन हाफ सेल लोगे तो दूसरी साइड भी गैस आयन हाफ सेल, अगर आपने मेटल आयन लिया है तो दूसरी साइड भी मेटल आयन हाफ सेल होना चाहिए। और उसमें कंडीशन ये है कि एनोड और कैथोड दोनों सेम टाइप के होने ही चाहिए, साथ ही में सेम सब्सटेंस का भी होना चाहिए। तो इस तरीके के सेल का ई नॉट सेल हमेशा बेटा 0 होता है। तो पहले हम लोग एग्जांपल लिख लें, फिर उसे लिखवा देता हूं। एग्जांपल जैसे देखो, हमने सेल बनाया Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn SO4 एक्वस, ये हो गया। डबल वर्टिकल लाइन Zn SO4 एक्वस ऑब्लिक Zn सॉलिड। तो आप देखो, इस सेल में आपको जिस पार्ट का एनोड बनाया, एनोड हाफ सेल किसका है बेटा, जिंक का ही है। एनोड हाफ सेल किसका बनाया, किस मटेरियल का बनाया हमने, एनोड हाफ सेल जिंक का है। और इस साइड वाला पोर्शन में अगर देखा जाए तो कैथोड हाफ सेल भी हमारा किसका है, जिंक का। तो अब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो वहां पे रिडक्शन है, तो दोनों का एसआरपी और एसओपी तो केवल मैग्नीट्यूड में चेंज होते हैं। मतलब इस सेल का ई नॉट सेल कितना आने वाला है, इस सेल के लिए अगर मैं पूछूंगा आपसे कि इस सेल का ई नॉट सेल कितना आएगा, तो ई नॉट सेल का आंसर इस सेल के लिए कितना हो जाएगा, 0। इसके लिए तो 0 आएगा, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो रहा है। तो आखिर ये सेल काम कैसे करता है, तो ये सेल काम करता है कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। इसका कंसंट्रेशन अगर आपका C1 मोलर होगा तो इस साइड के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपका C2 मोलर होगा। ठीक है बेटा, तो ये कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। उसमें हमने क्या लिखा था, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा था नॉर्मल सेल में। इसमें क्या होता है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से होता है, C1 मोलर C2 मोलर। तो ये हमारे लिए कंसंट्रेशन सेल कहलाता है, स्पेशल टाइप का सेल है ये, नॉर्मल की तरह नहीं है, जिसका एनोड उसी का कैथोड। जैसे और एग्जांपल में बताऊं, देखो आपको है ना, गैस आयन का एक बना लेते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे देखिए आप, PtH2 ऑब्लिक H प्लस एक्वस डबल वर्टिकल लाइन H प्लस एक्वस ऑब्लिक PtH2। तो देखो इस साइड का भी आपका क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला है बेटा, है ना। ये भी हाइड्रोजन हाफ सेल है और ये भी गैस आयन का हाइड्रोजन वाला हाफ सेल है, दिख रहे हैं ना। तो दोनों तरफ सेम हाफ सेल है। अब ये इस हाफ सेल का भी अगर आपसे पूछे तो हमें तो पता है हाइड्रोजन वाले का तो हमेशा 0 होता है, तो बेटा 0 + 0 तो 0 ही होने वाला है, दोनों का 0 ही होने वाला है। लेकिन ये काम किसकी वजह से करेगा, इसका कंसंट्रेशन अगर C1 मोलर है तो इस साइड का कंसंट्रेशन आपको C2 मोलर दिखाई देगा। तो
ये पढ़ना है हमें, ये भी देखेंगे, दोनों को हम लोग देखते हैं। और इसमें भी कंसंट्रेशन सेल में भी दो टाइप का होता है। ये जो टाइप मैंने बताया है ये इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कहेंगे। अभी लिखवा रहा हूं मैं, इसको फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कहलाता है, क्योंकि हमने बताया कंसंट्रेशन में डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट में हो या फिर इलेक्ट्रोड में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में देखो कैसा रहेगा, PtH2 ऑब्लिक H प्लस एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन आपका H प्लस एक्वस ऑब्लिक PtH2। तो ये सेल है आपका। अभी भी इसका आप ई नॉट सेल देखोगे तो बेटा कितना आएगा, ई नॉट सेल इसका भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब इसमें कंसंट्रेशन को मैं चेंज नहीं करूंगा, कंसंट्रेशन मैंने क्या रखा सेम। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, अगर पीटी के नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब प्रेशर क्या है 1 atm, यहां भी प्रेशर 1 atm। अब यहां पे प्रेशर डिफरेंस हो सकता है, यहां पे दे देगा हमें इसे P1 atm दे दिया, ठीक है। और चूंकि कंसंट्रेशन नहीं लिखा है मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही लिया है, और यहां पे आपका क्या लिख दिया P2 atm। ठीक है बेटा, तो ये देखो प्रेशर डिफरेंस हो गया, यहां P1 atm और उस साइड में कितना P2 atm। तो अब ये वाला जो हाफ सेल है, इसमें जो ये सेल की जो वर्किंग है वो किसकी वजह से है, प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ P1 atm और यहाँ पे P2 atm, मतलब ये वाला हम लोग बोलेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। क्योंकि इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन का मीनिंग नहीं, इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के थ्रू प्रेशर को देखेंगे, प्रेशर की वजह से ये सेल काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दो क्लास में फर्दर क्लासिफाई करेंगे। एक में ये आता है जिसमें कंसंट्रेशन की वजह से सेल काम करेगा, दूसरा प्रेशर की वजह से। तो ये स्पेशल केसेज हैं, सिंपल ही होता है ना। अभी वर्किंग वगैरह देखो तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे है, किस तरीके से काम करना है हमें। और एक मेन चीज इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके के सेल का आप देखो कि आपको ई नॉट सेल हमेशा क्या मिलने वाला है बेटा, कंसंट्रेशन सेल का हमेशा ई नॉट सेल क्या आएगा आपके लिए, 0 आएगा। तो हम लोग यही लिखेंगे फॉर कंसंट्रेशन सेल। फाइनली नीचे एक लाइन लिख लेते हैं, फॉर कंसंट्रेशन सेल, फॉर कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या खास बात होगी, इस तरीके के सेल का ई नॉट सेल हमेशा ही 0 होगा। कंसंट्रेशन सेल का हमेशा ही ई नॉट सेल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सेल का कभी भी ई नॉट सेल 0 नहीं होता है। चलो, तो अब हम लोग इसको भी दो कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंस की वजह से उसको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे, और दूसरा इलेक्ट्रोड की वजह से होता है उसको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हमें कंसंट्रेशन सेल ही पढ़ना है, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें हम लोग एक लाइन ये लिखेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके का है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो ये दो तरीके का है कंसंट्रेशन सेल, हमारे पास दो तरीके का है। सबसे पहला आपका जो कंसंट्रेशन सेल है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कौन होगा, ऐसा सेल जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज का होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। मतलब इनमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो हम लोग यही लिखेंगे, सेल इन विच कंसंट्रेशन ऑफ, सेल इन विच कंसंट्रेशन ऑफ, या ऐसे लिखो, सेल इन विच इलेक्ट्रोलाइट्स आर, सेल इन विच एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट्स, cell in which anode half cell and cathode half cell electrolytes are at different concentration, are at different concentration। ऐसा सेल जिसमें एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे होते हैं, उस सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब जो इसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसी से हम लोग कर लेते हैं पूरी डीलिंग। हमारे पास एग्जांपल लिया था हमने Zn सॉलिड ऑब्लिक ZnSO4 एक्वस, ये हो गया आपका एनोड हाफ सेल, डबल वर्टिकल लाइन, इस साइड आपका कैथोड हाफ सेल भी उसी का बनेगा सेम, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ऑब्लिक Zn सॉलिड।
पर डिफरेंस बस क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन C1 मोलर है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन उसका C2 मोलर होगा। तो एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल में दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे बैठे होंगे। अब इसका वर्किंग कैसे करेंगे, क्या समझना है, तो जो हम लोग करते हैं वही करना है। देखो इसमें भी हम लोग एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखो, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। और एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा दो, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn solid will be converted into Zn plus 2 aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका कन्वर्जन। और ये कन्वर्जन हो गया तो इसके लिए ई नॉट। इस तरीके के सेल की एक और खास बात है, इसमें कभी भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया होगा। क्यों, क्योंकि इनका ई नॉट सेल तो हमेशा जीरो आना है ना। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्स होगा तो वहीं पे उसके रिडक्शन में कितना हो जाएगा, -x। ठीक है, तो कभी वो जनरली गिवन नहीं होता है इनका ई नॉट। तो इसका अगर हमने मान लिया, इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने मान लो x वोल्ट मान लिया। ठीक है, तो इसी का आप अगला कैथोड हाफ सेल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। कैथोड हाफ सेल पे क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन कराओगे तो अब क्या होगा बेटा, Zn+2 कन्वर्ट होगा किसके अंदर, Zn में। Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक कन्वर्ट हो जाएगा आपका जाके किसमें, Zn सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो रिडक्शन हो गया। और अगर ये रिडक्शन हो गया तो बताओ इसको ई नॉट क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है उसी सब्सटेंस का, तो उसी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -x वोल्ट, है कि नहीं। तो इसलिए इन तरीके के सेल का, और फाइनल सेल रिएक्शन चाहिए तो दोनों को क्या करना होता है, जोड़ देना है। तो सेल रिएक्शन क्या मिलेगी यहाँ से, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या मिल जाएगी बेटा, देखो जरा ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, Zn+2 से Zn+2 कैंसिल, Zn सॉलिड से Zn सॉलिड। ऐसा करेंगे तब तो ये पूरा क्या हो गया, खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अगर इसको Zn से काट दिया आपने, Zn+2 से Zn+2 काट दिया, तब तो सेल रिएक्शन खत्म हो गई ना, कोई सेल रिएक्शन बची नहीं। तो ध्यान रखना, सबको नहीं काटा जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड तो कट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड से कोई मतलब नहीं है हमें। हमारा डिफरेंस किस में है, कंसंट्रेशन में। इसका कंसंट्रेशन अलग है बेटा, इस Zn+2 का कंसंट्रेशन अलग है। इसका कंसंट्रेशन कितना माना है, C1, और इधर वाले का कैथोड पे कंसंट्रेशन अलग है। तो आप गलती से इनको कैंसिल आउट मत कर देना, है ना। कंसंट्रेशन सेल में ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि दोनों का डिफरेंट कंसंट्रेशन है। इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना, क्योंकि उस इलेक्ट्रोड से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बन जाएगा हमारा सेल रिएक्शन फाइनली, Zn+2 एक्वस। चूंकि 2 बार दिख रहा है मुझे तो मैं इसे मेंशन कर देता हूं, ये Zn+2 एक्वस कहां का है बेटा, कैथोड हाफ सेल का, मतलब ये कैथोड वाला है। Zn ये कहां से है, Zn+2 एक्वस किसका है, कैथोड का। Zn+2 एक्वस कैथोड। और इस साइड किसका बचा है, ये वाला Zn+2 एक्वस है, लेकिन ये किसका है हमारे लिए, एनोड का। तो इसको जरूर यहाँ हम लोग कॉर्नर में मेंशन कर लेंगे ताकि हमें पता चले इस साइड कैथोड वाला और दूसरे साइड क्या है, एनोड वाला। और इसका अगर आपसे ई नॉट सेल में पूछूं तो आपको दिख रहा है x-x कितना आएगा, 0। तो ई नॉट सेल फिक्स है, कंसंट्रेशन सेल का हमेशा कितना आना है, 0। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं बेटा हम लोग, अगले स्टेप में इसके ऊपर हम लोग नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं। अप्लाई कर दो नस्ट इक्वेशन को। तो नेक्स्ट अगर नस्ट इक्वेशन लगा दिया जाए तो बोलो क्या लिखोगे, नस्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इनकी जगह पे वैल्यूज को रख दो। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं साइड में, यहाँ देखिए यहाँ कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हो जाएगा उतने में। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर इनमें वैल्यूज को डाला जाए तो ई सेल इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह पे कितना रखोगे, 0, कंसंट्रेशन सेल का ये तो 0, माइनस 0.059 बाई एन की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। एन की वैल्यू कितनी है, 2। लॉग प्रोडक्ट का मतलब क्या, Zn+2 एनोड वाला, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब Zn+2 कहाँ का, कैथोड वाला। तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 कहाँ का लेना है इसे हमें, एनोड, इस साइड का लेना है। इस साइड का मतलब कहाँ का, एनोड का। तो Zn+2 कहाँ से, एनोड से। ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 नीचे कहाँ का लेना है हमें, कैथोड से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कोने में लिखा मैंने, है ना। ये एनोड वाला है ऊपर और ये कैथोड वाला Zn+2। अब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो बेटा यहाँ से ई सेल क्या मिलेगा हमें, ई सेल इज इक्वल टू आएगा
माइनस 0.059/2, अगर आप उसको 0.06 ले लोगे तो 0.03 हो जाएगा। और लॉग Zn+2, एनोड वाले का कंसंट्रेशन कितना है, एनोड वाले का C1, कैथोड वाले का C2, तो लॉग क्या हो जाएगा C1/C2। ठीक, तो ये इसके लिए क्वेश्चंस में क्या रहता है, जनरली हमें C1 C2 की वैल्यू, क्योंकि इन तरीके के प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन सेल में आपको ई नॉट सेल निकालने की जरूरत थी ना, वो तो जीरो होगा हमेशा, ई नॉट सेल हमेशा जीरो, तो आपको C1 और C2 की वैल्यू दे देगा और हमसे पूछेगा ई सेल बताओ, तो आप डायरेक्ट यहां से ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में नहीं बंद कर रहा हूं। इन जनरल फॉर्मूला क्या बना है, इन जनरल हम लोग लिख लेते हैं इसे। तो इसी फॉर्मूले से इन जनरल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा। इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई एन कर दें, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था, 1 इलेक्ट्रॉन का रहेगा तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और लॉग C1 मतलब क्या बेटा, C1 मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, और C2 मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो क्या हम लोग ये जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं इस तरीके से, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, तो ये हमारा ई सेल का जनरल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन में C1 C2 दिया रहेगा, इस फॉर्मूले में डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरे तरीके का एक जो प्रॉब्लम इसमें पूछा जाता है ना, कॉमनली हमसे ये पूछ सकता है ये सेल कब काम करेगा, ये सेल हमारा कम काम करेगा। जैसे मैं लिख देता हूं, अब जो हमने सेल अभी बनाया है, अब सेल विल वर्क, और ऑप्शंस दे दिया आपको, विल वर्क व्हेन, और 4 ऑप्शंस दे दिया बना के। अब सेल विल वर्क व्हेन, फर्स्ट ऑप्शन दिया है C1 इज ग्रेटर देन C2, ऑप्शन बी दिया आपको C1 इज इक्वल टू C2, ये इनके हिसाब से है ना, इसी सेल के ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि कॉमनली यही वाला क्वेश्चन आप देखोगे मिलेगा आपको, C1 लेस देन C2, और डी कैन नॉट वर्क, कि ये सेल काम कर ही नहीं सकता। तो कैन नॉट वर्क तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल अगर बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब काम तो करना ही चाहिए ना, तो लास्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो, क्योंकि सेल को तो काम कराना ही हमें है ना, ऐसा तो करना नहीं है कि सेल काम ही ना करे, नहीं तो बनाने का क्या मतलब है। लेकिन अब ये सेल काम कब करेगा, तो मैंने बताया आपको रूल बेटा, कोई भी सेल तब काम करता है जब आपका ई सेल क्या आ जाए, पॉजिटिव। और ये ई सेल पॉजिटिव कब आएगा, देखो यहाँ पहले से ही माइनस का साइन है। ठीक है, सेल काम कब करता है, सेल विल वर्क व्हेन, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं इसका अब, सेल विल वर्क, सेल कब काम करेगा, सेल विल वर्क व्हेन आपका क्या हो जाए, चल रहा है ना, सेल विल वर्क व्हेन आपका ई सेल क्या हो जाए आपका पॉजिटिव, ई सेल ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती है, सेल विल वर्क व्हेन ई सेल विल बी ग्रेटर देन 0। और ये सेल ई सेल ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है, यहां पहले से ही माइनस का साइन लगा है बेटा, तो लॉग के अंदर वाली जो क्वांटिटी है अगर वो 1 से छोटी हो गई, तो लॉग 1 से छोटी वैल्यू पे क्या देता है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये सेल हमारा, ये सेल, इस सेल के लिए हमने ये निकाला, ये सेल कब काम करेगा, जब ये पॉजिटिव हो, और ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी 1 से छोटी हो, तभी तो लॉग निगेटिव वैल्यू देगा, है ना। log 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ऊपर ये C1/C2 का रेशियो, जो C1 ई सेल ग्रेटर देन 0 तभी हो सकता है जब आपका C1/C2 का रेशियो क्या हो, 1 से छोटा हो। सही बोल रहा हूं ना, C1/C2 का रेशियो क्या हो जाए आपका, 1 से छोटा, ये वैल्यू आपका रेशियो अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो लॉग निगेटिव वैल्यू देगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो C1/C2 लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब C1 शुड बी लेस देन C2। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल तभी काम करता है जब कंसंट्रेशन ऑफ एनोड जो होता है लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड हो। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा आपने, कि एनोड का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कंसंट्रेशन कम हो, नीचे वाला ज्यादा हो, तभी ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास सेल था, इसमें
ये हमने जो अभी कैटेगरी लिया था ना ZnSO4 वाला, इसको ए बना लो। जो ZnSO4 हमने लिखा था ना उसके आगे आप ए लिख लीजिए। ये फर्स्ट टाइप का कैटेगरी था, है ना। अब सेकेंड टाइप की कैटेगरी क्या हो सकती है इसके अंदर? ये मेटल मेटल आयन वाला हमने बना लिया था। इस सेल को कौन सा बोलेंगे? मेटल मेटल आयन वाला। अब एक गैस आयन वाला बनाते हैं, है ना, गैस आयन वाला, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर खूब क्वेश्चंस मिलते हैं हमें। तो हम लोग सेकंड लिखते हैं, मतलब बी बना लेते हैं उसका बी पार्ट। हमने सेल को दो पार्ट कर लिया। ए पार्ट में Zn ऑब्लिक ZnSO4 ऑब्लिक ZnSO4 ऑब्लिक Zn, जो अभी किया हमने। अब एक बी में गैस आयन वाला बना रहा हूं। सेकंड हमारे पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके का सेल देता है, PtH2 ऑब्लिक H प्लस एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन H प्लस एक्वस ऑब्लिक P2 PtH2। तो ये भी हमारे लिए कंसंट्रेशन सेल ही है। कैसे पता चला ये हमारे लिए कंसंट्रेशन सेल है? क्योंकि एनोड हाफ सेल भी हाइड्रोजन का है, कैथोड हाफ सेल भी हाइड्रोजन वाला ही बनाया है उसने। और ये सेल का ई नॉट सेल कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये बेटा इसमें काम कैसे कराना है? अगर कंसंट्रेशन सेल है और इलेक्ट्रोलाइट वाला है तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर और दूसरे वाले का कंसंट्रेशन C2 मोलर, ठीक है ना। इनके कंसंट्रेशन में क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। अब इनके लिए भी हम लोग इस तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हैं इस सेल का, ठीक है ना। तो इसको भी डेराइव कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं डेरिवेशन। पर डेरिवेशन से अच्छा है मैं पहले शॉर्टकट ही बता दूं। देखो आप, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका? एनोड हाफ सेल। और ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा आपका? कैथोड हाफ सेल, ठीक है। तो एनोड हाफ सेल के लिए मैंने आपको बताया, एनोड हाफ सेल की तरह अगर कभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हाफ सेल की तरह काम करे और प्रेशर 1 atm हो, तो उसका अगर याद हो आपको तो EOP का फॉर्मूला, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाला था। कितना आया था? 0.059 pH ऑफ किसका? एनोड का। याद है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट चाहो तो ये फॉर्मूला हम लोग यहीं से बना सकते हैं। अगर ये हाफ सेल एनोड हाफ सेल है, एनोड हाफ सेल में प्रेशर 1 atm हो, H प्लस C1 मोलर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला ये था ऑक्सीडेशन के लिए। और इधर कैथोड हाफ सेल किस तरीके से काम करेगा? रिडक्शन हाफ सेल की तरह। और रिडक्शन हाफ सेल का अगर याद हो बेटा तो ERP, रिडक्शन पोटेंशियल का, इसका भी फॉर्मूला वही था, बस यहाँ पे माइनस लग जाता था, है ना। तो माइनस 0.059 pH ऑफ किसका? कैथोड का। याद है ये दोनों फॉर्मूले? ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में निकाले थे दोनों फॉर्मूले। तो आपको ओपी भी पता है, आरपी भी पता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? ई सेल पूछेगा, है ना। ये विदाउट डेरिवेशन में बता रहा हूं कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये निकाला, ये निकाला है। हमने जैसे इसे डेराइव किया ना, वैसे इसे भी डेराइव करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा। तो मैं बिना डेरिवेशन के शॉर्टकट बता रहा हूँ। बुक्स में देखोगे एक एक पेज में डेरिवेशन करके दिया है उसने। तो डायरेक्ट तरीका, क्योंकि मैंने इसका बताया था आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये, और कैथोड हाफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये हो जाता है। तो आपको ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई सेल विल बी इक्वल टू EOP प्लस ERP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो बस यहाँ पे वैल्यूज को डाल दो बेटा अगर, तो आपको ई सेल का देखो क्या फॉर्मूला मिल जाता है। ई सेल इज इक्वल टू EOP की जगह पे ये, ERP की जगह पे ये, दोनों में कॉमन क्या है? 0.059। और ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका? पीएच एनोड का, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो ये एक लाइन में ऐसे डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमारे लिए ई सेल का फॉर्मूला बन गया। कब? जब हमारे पास दोनों गैस आयन हाफ सेल दिखाई दें और उनमें फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो? कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.059 पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। कोई डेराइव करना चाहता है तो डेरिवेशन से भी आप कर सकते हैं। जैसे एनोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखो, कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखो, दोनों को जोड़ो। चलो कर ही लेते हैं, वो भी मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। बस हमें ध्यान ये रखना है, डायरेक्ट ये वाला ध्यान रखना बेटा, जो जैसे समझाया मैंने। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। देखो एनोड हाफ सेल की रिएक्शन क्या लिखोगे? एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो एनोड हाफ सेल पे रिएक्शन क्या लिखोगे आप? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? H2 का H प्लस में कन्वर्ट होना। तो कर लो, रिएक्शन से भी कर सकते हैं आप। H2 गैस प्लस H2 गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू किसके अंदर? 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और E नॉट तो जीरो ही होने वाला है, हाइड्रोजन सेल है। तो आप इसी का रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन भी लिखो, मतलब कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, उस पे क्या लिखोगे? रिडक्शन। और रिडक्शन की बात करो तो
H प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू H2। मैंने निकाल दिया है फॉर्मूला, इसी को मैं दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं, जो हमने पीछे किया था उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर ये चूंकि हमने डायरेक्ट कर रखा है पहले, तो दोनों का सम करके मैं ये ज्यादा रिकमेंड करूंगा। ये अच्छा तरीका है, याद करने में भी इजी है काफी। आप निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2H प्लस एक्वस, रिडक्शन करने का मतलब H प्लस का H2 में कन्वर्ट होना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, ठीक है। और दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। तो आपका सेल रिएक्शन क्या होने वाला है, क्या होगा बोलो, आपका H2 गैस से H2 गैस तो काट दो, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर 1 एटीएम 1 एटीएम है, नहीं दिया है मतलब प्रेशर सेम है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2H प्लस एक्वस, और ये कौन सा है बेटा, कैथोड वाला, तो 2H प्लस एक्वस कैथोड का इस साइड हो गया, और ये क्या देने लगेगा हमें, 2H प्लस एक्वस किसका, एनोड का। बस मैं ये एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आपको जानकारी यही रखनी है ना, जो निकल के आएगा देखो वहां से भी यही निकल के आएगा। अब आप इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दो अपना, तो नस्ट इक्वेशन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बस इस पे अप्लाई करो, देखो यही फॉर्मूला निकल के आता है आपका। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल की जगह पे 0 रख दिया जाए, क्योंकि ई नॉट सेल कंसंट्रेशन सेल का हमेशा फिक्स हो जाता है, 0 ही होना है, माइनस 0.059 बाई एन की जगह पे कितना रखोगे बेटा, 2, एन की जगह पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 2, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब किसका, H प्लस का, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के पावर कितना जाएगा 2, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है ना, तो पावर जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेट, ये किसका है, किसके लिए है, ये एनोड पे है, दिस इज फॉर एनोड। और नीचे लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के पावर कितना 2, और ये किसके लिए होगा बेटा, कैथोड का, कैथोड का। तो वही जो टेक्निक मैंने बताया था, log H प्लस ऑफ एनोड अपॉन H प्लस ऑफ कैथोड है, तो ये 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, और पावर कैंसिल हो गया तो आप देख सकते हो वही फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ये माइनस लॉग क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, पीएच हो जाता है, तो 0.059 पीएच ऑफ एनोड हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस मतलब क्या, पीएच ऑफ एनोड, और माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो ये यहीं से यही फॉर्मूला निकल के आता है। तो वो करने की बजाय है ना, हम लोग को डायरेक्ट ओपी और आरपी पता ही है, पहले ही हमने डायरेक्ट किया था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए 0.059 पीएच ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बस माइनस लगा दो पीएच ऑफ कैथोड, और सिंपली ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके ऊपर अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे, हमारे पास इस पे भी क्वेश्चन है ना, और ये आप लिख लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेगा ना इसके ऊपर ज्यादा बनता है ना, हाइड्रोजन सेल में इसके ऊपर कंसंट्रेशन पे ज्यादा बनता है। क्यों, क्योंकि अब इसमें आयनिक का यूज करा लेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने पढ़ लिया, उसका यूज कराएगा। कैसे, H प्लस का सोर्स हमें आयनिक में पूरे आयनिक चैप्टर में हमने क्या किया, H प्लस का कंसंट्रेशन ही निकालना सीखा था, जिसकी हेल्प से पीएच डिटरमाइन करते थे। तो अब आयनिक को आपको इसके अंदर वो डाल देगा, H प्लस का सोर्स वो बदलेगा और आपसे कैलकुलेशन करवाएगा, क्योंकि पीएच तो हमने आयनिक में काफी पढ़ रखा है। तो जैसे इसमें पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट ई सेल ऑफ, और आपको सेल बना के दिया है PtH2 ऑब्लिक NaOH, और NaOH का कंसंट्रेशन सपोज करो दिया आपको 0.1 मोलर दिया, 0.1 मोलर ले लेते हैं, चलो 0.1 मोलर, ठीक है। डबल वर्टिकल लाइन आपको इस साइड दे रहा है, दूसरा H प्लस का कोई सोर्स देगा, जैसे H2SO4 दे दिया, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही लिखा हुआ, H2SO4 दे दिया, और इसका सपोज करो कंसंट्रेशन आपको 0.05 मोलर दे रहा है, और ऑब्लिक HPtH2। तो देखो ये सेल, इतना सेल को आपको देखते ही पहले तो इससे पहचानो कि ये सेल कैसा सेल है। तो हमें दिखाई दे रहा है बेटा डबल वर्टिकल लाइन के इस साइड आपका, है ना, कैसा सेल है, हाइड्रोजन वाला है सेल, और डबल वर्टिकल लाइन के इस साइड भी कौन सा सेल है, हाइड्रोजन सेल है। तो इसका मतलब हमें ये देखते ही पता चल गया दोनों तरफ सेम टाइप के सेल हैं, दोनों तरफ सेम टाइप के सेल हैं, और प्रेशर में दोनों का नहीं दिया है, मतलब 1 बार या 1 एटीएम है, लेकिन कंसंट्रेशन आपका चेंज किया, मतलब दिस इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो पहले तो आप पहचानो इसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है, इस तरीके का ही सेल है ना। सोर्स ऑफ H प्लस आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे NaOH, यहाँ पे बेस दे दिया, तो बेस से हमें OH माइनस मिलेगा, तो हम लोग H प्लस तो निकालना सीखे ही हैं, और यहाँ पे सोर्स ऑफ H प्लस क्या है, H2SO4। तो अब इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप पहले तो हमने पहचान लिया कि ये हमारे लिए
इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है। अब एक बार हमने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल पहचान लिया, क्योंकि दोनों तरफ सेम टाइप का सेल है और दोनों में बस कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्या है, तो बस आप सिंपली अपना फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 0.059। देखो रिएक्शन वेक्शन लिख के करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा उसमें ना, तो सब रिएक्शन से बचना है, ये मैंने इसीलिए कहा ये अल्टरनेट वे, ये एडिशनल तरीका है, इसको हमें नहीं फॉलो करना है, ये बस बताने के लिए बताया मैंने कैसे निकला है। हमें तो डायरेक्ट ये सीखा था और उससे हमने निकालना सीखा, तो इसलिए रिएक्शन वगैरह लिखने से बचना है, तो इसका ई सेल का ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो। ई 0.059 क्या फॉर्मूला था, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, और अगर हमने पीएच निकालना सीख लिया है तो फिर ये कैलकुलेशन हमारे लिए हो जाएगा बस सिंपली। तो आप कैसे निकालोगे, देखो आपको है ना, ये हमारे लिए फॉर्मूला वैलिड है। आप इस सेल की बात करो, ये मैं कर देता हूं, देखो इस सेल की बात करो, पहला वाला एनोड हाफ सेल की, तो यहाँ पे NaOH का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 मोलर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएट होता है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा बेटा, 0.1 ही होगा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 0.1 है तो POH आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना, और 10 का जो नेगेटिव पावर होता है वही पीएच या पीओएच होता है, OH के लिए पीओएच हो जाता है, पीएच H प्लस का रहता है तो पीएच हो जाता है, और जब तक टेम्परेचर मेंशन नहीं हमेशा 25 ही मान के चलना होता है हमें, ठीक है। तो 25 पे पीएच और पीओएच कितना होता है 14, तो OH माइनस 0.1 तो पीओएच कितना आपका 1, तो पीएच कितना हो जाएगा आपके लिए 13 हो जाएगा, समझे कैसे, 13 + 1 14 हो जाएगा ना। और ये हमारा देखो पीएच निकल गया, ये बेटा किसका पीएच है, ये हमारा पीएच ऑफ किसका निकाल लिया हमने, एनोड का, ये एनोड टर्मिनल का हमने पीएच निकाल लिया। सिमिलरली हम लोग कैथोड टर्मिनल का पीएच निकाल लें, तो कैथोड टर्मिनल पे पीएच निकालना है, तो यहाँ का पीएच निकालो, यहाँ के लिए कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे सोर्स क्या है, कितने मिनट हुए हैं, 46 हो गए क्या, यहाँ का सोर्स देखो क्या है आपका H2SO4 का H प्लस है, तो यहाँ से निकालो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, चूंकि 2 लगा है कोएफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन 2 × 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, तो H प्लस अगर 0.1 है मतलब 10⁻⁻1, तो बेटा pH कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो pH 1 है ये किसका pH होगा, दिस विल बी pH ऑफ कैथोड, ये किसका पीएच है, कैथोड का पीएच है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैथोड आप सेल का था, तो देखो पीएच ऑफ एनोड भी मिल गया, पीएच ऑफ कैथोड भी मिल गया, तो बस फॉर्मूले में डालो आपको क्या आ जाएगा तुरंत आंसर। तो यही सॉल्व भी कर लेता हूं मैं, तो यहां से आंसर देखो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके लिए आंसर 0.059 ब्रैकेट में पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड है ना, ए पहले आता है सी बाद में आता है, तो आसान भी है याद करना, एनोड माइनस कैथोड, तो एनोड का कितना है 13 माइनस एनोड का कितना है 1, मतलब 0.059 इंटू 12, बस इसे मल्टीप्लाई कर लो और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी आसानी से डील किया जा सकता है ना, तो आई होप कि आज समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन सेल क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आज तो मैं यहीं तक लेक्चर स्टॉप करता हूं आपका आज का, कल हम लोग इसके ऊपर थोड़ा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम काफी अच्छे बनते हैं, ये जो ये वाला सेल है ना इसके ऊपर एडवांस लेवल के भी खूब अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं, H प्लस का सोर्स बदल देता है, जैसे मैं आपको बफर सॉल्यूशन दे दूंगा उससे पीएच डिटरमाइन करो, आपको इधर सॉल्ट दिया तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से पीएच निकालो, तो एडवांस लेवल के खूब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट बस इतना सही लगाना है, फॉर्मूला यही अप्लाई करना रहेगा, सोर्स भले ही आपका H प्लस का बदल देगा। तो कल की क्लास में मैं आपको एडवांस लेवल के 2 प्रॉब्लम करवाऊंगा इसके ऊपर, इस तरीके का कैसे करना होता है, और एक और हमें देखना है कौन सा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ये इलेक्ट्रोलाइट था, सेकंड टाइप जो है इसका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, उसे भी हम लोग कल देखेंगे, जिसमें प्रेशर का डिफरेंस रहेगा, प्रेशर डिफरेंस दिखाई देगा उसमें, और उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, और लास्ट हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड को पढ़ना है ना, जो मैंने 5 तरीके के बताए थे आप सेल, उनको हमें पढ़ना है, तो हमारा गैल्वेनिक सेल खत्म हो जाएगा, यही सबसे बड़ा पोर्शन था इस चैप्टर का अंदर, तो ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे जाएंगे, फिर हम लोग कंडक्टिविटी वगैरह सीखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच।